क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगी स्मृति ईरानी? क्या योगी आदित्यनाथ की जगह लेंगी स्मृति ईरानी? क्या योगी आदित्यनाथ को अब छोड़ना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए भाजपा हाईकमान ने स्मृति ईरानी को आगे किया है? क्या 11 महीने बाद जाकर स्मृति ईरानी की वापसी, क्या भाजपा में योगी आदित्यनाथ की जगह खत्म हो गई? अब योगी आदित्यनाथ को या तो मठ की सवारी करनी पड़ेगी या दिल्ली की सवारी करनी पड़ेगी। अब तो छोड़ना पड़ेगा सूबे का मुख्यमंत्री पद। क्या स्मृति ईरानी अब योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा बन गई है? वो योगी आदित्यनाथ जो भाजपा को जिताते आए हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के सपने को देखने से पहले ही चकनाचूर कर दिया है। और क्या स्मृति ईरानी ने बीड़ा उठा लिया है कि अब योगी आदित्यनाथ से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि अब उन्हें ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए अपनी दहाड़ लगानी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ेगी। स्मृति ईरानी जो 11 महीने से उत्तर प्रदेश से गायब थी, वो स्मृति ईरानी जो विपक्ष पर लांछन लगा रही थी, महिला सम्मान की बात करती है, वो स्मृति ईरानी जो सर पर सिलेंडर ढोकर महंगाई की गुहार लगाती है, वो स्मृति ईरानी जो संसद में अपनी बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, वो स्मृति ईरानी जब सरकार पर सवाल खड़े होते हैं तो गायब हो जाती है, वो स्मृति ईरानी जब हार जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में दिखाई ही नहीं देती हैं। वो स्मृति ईरानी अब उत्तर प्रदेश में आई हैं तो वजह तो कोई ना कोई होगी जरूर, और वजह है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, वजह है भाजपा में योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए विधायकों का दबाव। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए कहते हैं कि बाबा को अब दिल्ली की ओर रवाना हो जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देना चाहिए। तो अब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए क्या कमर कस ली है स्मृति ईरानी ने? दर्शकों, स्मृति ईरानी की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? आखिरकार स्मृति ईरानी इन दिनों चर्चाओं में क्यों आ रही हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी मानो उत्तर प्रदेश से ऐसी गायब हुई कि अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो वो पानी पानी हो जाएंगे। उनके ऊपर इतने आरोप लगे कि स्मृति ईरानी ने सोचा कि बचकर भाग लिया जाए तो वही बेहतर होगा, और स्मृति ईरानी ने यही सही समझा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐसी पटखनी दी, ऐसी मुंह की खानी पड़ी स्मृति ईरानी को कि उस अमेठी से ही भागना पड़ा जिसे दूसरा घर बताती हैं। स्मृति ईरानी कि अमेठी मेरा दूसरा घर है और इस घर से मेरी कभी विदाई नहीं होगी। ये घर, ये परिवार मेरा है, मेरा था, मेरा ही रहेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेसी चेहरा उतारकर कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि स्मृति ईरानी सिर्फ ढोंग करती हैं, स्मृति ईरानी सिर्फ पाखंड करती हैं, स्मृति ईरानी सिर्फ बड़बोलेपन की वजह से जानी जाती हैं, वरना स्मृति ईरानी ने किया कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी को हराने के लिए मैदान में उतारा गया किशोरी लाल शर्मा को, और किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को बहुमत के साथ हरा दिया। और स्मृति ईरानी जो 2019 में चुनाव जीतने के बाद बड़ा ढिंढोरा पीट रही थी कि उनकी वापसी फिर से होगी, उस स्मृति ईरानी को अमेठी से ऐसा खदेड़ा गया कि उन्होंने दूरियां 11 महीने के लिए बना ली, और अब आई है तो कहती हैं कि अमेठी से उठेगी तो मेरी अर्थी उठेगी। स्मृति ईरानी क्या कहती हैं दर्शकों? स्मृति ईरानी कहती हैं कि अमेठी मेरा दूसरा घर है, मैं अमेठी में लोगों की दीदी हूँ और दीदी अपने घर से तभी जाएगी जब उसकी अर्थी उठेगी। स्मृति ईरानी ने साफ कह दिया कि बिना अर्थी के वो विदाई नहीं ले सकती हैं, वो फिर से कमबैक कर रही हैं, वो फिर से वापसी कर रही हैं, और वापसी है अमेठी में 5 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट कोरीगंज की।
गौरीगंज विधानसभा सीट को लेकर चर्चा है कि वहीं पर उनका कार्यालय, वहीं पर उनका दूसरा आवास अभी भी 11 महीने बाद जाकर लौटी हैं। तो गौरीगंज में ही उन्होंने अपना भाषण दिया और वहीं से हुंकार भरी कि कांग्रेस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और मैंने तैयारी वापसी की कर ली है और मेरी अर्थी ही यहाँ से उठेगी, वरना स्मृति ईरानी कभी नहीं जाएंगी। तो माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपने चेहरे को मजबूत कर रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ उनके सहयोगी दलों में जयंत चौधरी साथ नहीं देते हैं। जयंत चौधरी क्या कहते हैं कि योगी पुलिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी राज में पुलिस बल अपना दुरुपयोग कर रही है। पुलिस अपनी ताकत सिर्फ कमजोर लोगों पर आजमाना चाहती है। पुलिस जो निष्पक्ष होती है, पुलिस का जो काम होता है इंसाफ दिलाना, मुजरिमों को पकड़ना और यहाँ पर क्राइम को रोकना, वही पुलिस हिंदू मुस्लिम के जरिए बड़ा आतंकवाद फैलाना चाहती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि पूरा का पूरा धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जयंत चौधरी ने खुलकर ये बातें कही। जयंत चौधरी के अलावा यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने कहा, जब नजूल संपत्ति का मामला आया, जब आरक्षण का मुद्दा आया, तब उन्होंने खुलकर अपनी सरकार की आलोचना की। अपनी सरकार की आलोचना करते हुए अनुप्रिया पटेल ने अपना रुख अलग कर लिया। संजय निषाद ने दलितों के सम्मान की बात करते हुए अपना रुख भाजपा से अलग किया बयानों के आधार पर। ओपी राजभर की बात करें तो वो रह कर ये भी कहते हुए नजर आए कि योगी मोदी का मैजिक अब चल नहीं रहा है, योगी मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है। दलों की तो बात छोड़ी, अब तो भाजपा में साथ नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जब सपा ने 36 सीटें जीती तो वहीं 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है सहयोगी दलों के सहारे भी। तो वहीं ठीकरा फोड़ा गया योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा गया कि हार का कारण वो है। ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हरा दिया। कारण बुलडोजर, कारण उनका एनकाउंटर, कारण उनका राम मंदिर को तोड़ देना। राम मंदिर के जरिए भाजपा ने वोट बटोरने की कोशिश की, इसे जरिया राजनीतिक एजेंडा बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखाया और इसी एजेंडे के तहत उसी अयोध्या में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का फेलियर साबित हुआ और योगी आदित्यनाथ को लेकर माना जा रहा था कि ये मोदी शाह की टक्कर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीएम चेहरे के लिए अगर कोई सामने आता है तो योगी आदित्यनाथ का है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की जो मजबूती है उसे कम की जा रही है। देखिए दर्शकों, एक बात है जो समझने वाली है। ये कहा जाता है भाजपा में रहकर कि जो 75 साल के हो गए हैं उनका कोई काम बीजेपी में नहीं है, वो सिर्फ एडवाइजरी ग्रुप में चले जाते हैं, वो सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं, पार्टी के मार्गदर्शन में चले जाते हैं, उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है। यानी कि 75 साल बाद आप पार्टी में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी पद के लायक बीजेपी के आधार पे तो नहीं समझे जाते। इसके अलावा एक और सोच है, भाजपा में जिसका कद बढ़ेगा तो वो प्रधानमंत्री लायक बनेगा, इसलिए उसके कद को बढ़ने से पहले उनके परों को कैंची से कतर दिया जाता है। ऐसा हम नहीं, विपक्ष कहता है। शिवराज सिंह चौहान को देखिए, जब वो मुख्यमंत्री लगातार बन रहे थे, 4 बार मुख्यमंत्री बने, फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तब उन्हें केंद्र में भेज दिया, मुख्यमंत्री नहीं बने। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ऐसे में कई ऐसे चेहरे नजर आए। लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र कर लें, चाहे आप जिक्र नितिन गडकरी का कर लें, चाहे जिक्र आप यहाँ पर राजनाथ सिंह का कर लें, चाहे जिक्र आप किसी भी बड़े चेहरे का कर लें। नरेंद्र मोदी के अलावा अगर दूसरा बड़ा नाम आता है तो जेपी नड्डा या अमित शाह का आता है। इनके विकल्प में अगर कोई नाम आता है, मजबूती दिखाने की कोशिश करता है, तो उस चेहरे को कहीं ना कहीं केंद्र में किसी पद पे बैठाकर उन्हें कमजोर कर दिया जाता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र का कोई भी पद दे देंगे, केंद्र में भेज देते हैं, कमजोरी खत्म, प्रधानमंत्री चेहरे के लायक नहीं। कि उत्तर प्रदेश में ही कहा जाता है कि योगी मोदी की जोड़ी कमाल कर रही है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भाजपा हाईकमान ही पसंद नहीं कर रहा है। साथ ही साथ विधायक भी खुलकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हट जाना चाहिए। तो अब ऐसे में स्मृति ईरानी की वापसी और स्मृति ईरानी का डंका
क्या अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलों को खड़ी करता हुआ नजर आएगा? बड़ा सवाल बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी भी क्या राय हो सकती है? क्या वाकई स्मृति ईरानी को इसलिए एक महिला चेहरा बनाकर भेजा गया है ताकि योगी आदित्यनाथ की जगह ले सके? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।